नीतीश एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस बड़े गठबंधन को, उसकी कल्पना उन्होंने अपने लेवल पे की और उसके लिए कुर्बानी दी कि हम भाजपा को छोड़ रहे हैं। कि अगर हिंदुत्व का एक बड़ा वोट बैंक इस बार भी नरेंद्र मोदी अपने पाले में कर लेंगे तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है उनको रोकने वाला। लेकिन नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो, जिस व्यापकता के साथ उनका राजनीति में आगमन होता है उसी से बुरा कहीं ना कहीं उनका जाने का रास्ता बनता है। नरेंद्र मोदी से कहीं बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के पक्ष में चला जाता है। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा है कि मैं तब भी मानता था कि नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट है, आज भी इस बात से कोई मने विरोधाभास नहीं है बिल्कुल कि नीतीश कुमार उस कुर्सी लायक हैं जिसके लिए तेजस्वी यादव, लालू यादव, ललन सिंह एक बार उन्हें प्रमोट कर रहे थे। असंभव है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे होती है खबरों की चीड़फाड़। बिहार के राजनीति में जो स्थितियां अभी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में चल रहा है, इंडिया गठबंधन में नीतीश की नाराजगी और एनडीए गठबंधन में नीतीश की वापसी को लेकर के जो चर्चाएं बिहार के राजनीति और देश भर के तमाम जो दल हैं वो कर रहे हैं, क्या वाकई में नीतीश कुमार ने फुल एंड फाइनल कर लिया है कि इस बैठक में, यानी कि अक्टूबर के महीने में जो इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, उस बैठक से पहले नीतीश कुमार ने जो बिहार के राजनीति में जो चर्चाएं चली फुल एंड फाइनल कर लिया है कि अगर हमें जिम्मेदारी नहीं दी गई, जो चर्चाएं प्रधानमंत्री को लेकर के चल रही हैं वो अगर हमें नहीं मिलता है तो हमारे लिए एनडीए का दरवाजा खुला है। इस मीटिंग के पहले नीतीश कुमार ने फुल एंड फाइनल किया है और आज का पंचनामा जो है इसी से संबंधित हमारा है। आज का पंचनामा, नीतीश होंगे इंडिया के पीएम वरना एनडीए में घर वापसी। हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर, इनके पास चलते हैं कि क्या ऐसा उन्होंने फुल एंड फाइनल कर लिया है सर कि इंडिया में अब नीतीश कुमार अगर पीएम नहीं बनते तो इंडिया में घर वापसी हो जाएगी। ये फैसला दरअसल इंडिया गठबंधन बनने से पहले ही हो चुका था, लेकिन अब चूंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है जब दो गठबंधन आपस में आते हैं या दो पार्टियां एकजुट होती हैं या अगर बहुत व्यापक गठबंधन बनाना होता है तो कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती है लेकिन कहीं नहीं जाती। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार जब बिहार में एक बनी बनाई जनता की चुनी हुई सरकार को तोड़ते हैं 2022 में और फिर जो रिजेक्टेड लोग थे यानी राजद जिसके नेता तेजस्वी यादव थे उनके साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, तो क्या ये जनता एक्सेप्ट करती है? चूंकि हमारे लोकतंत्र में ऐसा कोई प्रावधान है नहीं तो हम इसे नगण्य कर सकते हैं क्योंकि 2017 में भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन क्या नीतीश कुमार के पास ये मौलिकता है कि वो 2020 में चयनित सरकार को 2022 में तोड़ देते हैं और पुनः ऐसी चर्चाएं होती है कि नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मार सकते हैं? क्या नीतीश कुमार ही सत्ता का केंद्र है बिहार में? ये सवाल हम लोग सभी को पूछना चाहिए एक दूसरे से। बिल्कुल। और ये बात खासतौर पे हम क्या पूछेंगे, हम तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, राजद इन्फ्लुएंस होती है, भाजपा इन्फ्लुएंस होती है। इन्हें ये बात सोचना पड़ेगा कि क्या नीतीश कुमार के पलट जाने से या नीतीश कुमार के कोई वैकल्पिक राह इख्तियार करने से इन लोगों का राजनीतिक भविष्य, राजनीतिक जो आगे का अलायंस है वो सिक्योर होता है? नहीं होता। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। भाजपा को झटका लगा, 2022 में सरकार गिरी, आज तक भाजपा विपक्ष में बैठी हुई। तेजस्वी यादव नीतीश के इशारे पर आ तो गए, अपने जो उन्होंने बिलीफ बनाए थे उसके अगेंस्ट कि हम नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे, हम अपना मुख्यमंत्री देंगे। इन सब के बावजूद नीतीश कुमार के इस पॉपुलर रेटोरिक के खिलाफ उन्होंने नीतीश के साथ गठबंधन करके सरकार तो बना ली, लेकिन क्या यह सरकार स्थायी थी? जिस दिन ये सरकार बनी उस दिन से मैं कह रहा हूँ कि ये नेचुरल अलायंस नहीं है। नेचुरल होता 2020 में सरकार इसको जनता चुनती, अननेचुरल तब होता है जब 2017 की तरह 2022 की तरह नीतीश कुमार तय करते कि मुझे किसके साथ जाना है और जो व्यक्ति, जो पार्टी नीतीश के अगेंस्ट में चुनाव लड़ती है वो नीतीश के साथ जाना एक्सेप्ट कर लेती है। जहाँ राजद गलत थी वहीं भाजपा भी गलत थी और आज इसी का खामियाजा दोनों को भुगतना पड़ रहा है व्यापक स्तर पे नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी इतनी आसानी से आए नहीं थे।
14 में नरेंद्र मोदी जिस मोन्यूमेंटल इफेक्ट के साथ इस देश में उनका प्रादुर्भाव हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा कभी हुआ नहीं था और ऐसा कभी होने वाला भी नहीं आगे चल के। लेकिन नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो, जिस व्यापकता के साथ उनका राजनीति में आगमन होता है, उसी से बुरा कहीं ना कहीं उनका जाने का रास्ता बनता है। लेकिन मोदी ने एक खास बात की, उन्होंने अपने आप को लगातार अपग्रेड करने की कोशिश की। चाहे 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा वॉर का डिक्लेरेशन हो या फिर 2024 से पहले कई हिंदुत्व प्रो एजेंडा का उनके द्वारा एक्सेप्टेंस या उसको व्यापक स्तर पे सपोर्ट करना हो। हम सभी जानते हैं कि एक महिला आरक्षण का बड़ा गेम खेल दिया है मोदी जी ने, जिसका फायदा उनको होना तय है, चाहे उसका इम्प्लीमेंटेशन 2024 में हो या ना हो। लेकिन मोदी जी ने ऐलान तो कर दिया है और राज्यसभा लोकसभा दोनों से पारित भी हो चुका है। तो दिस गोज ऑन टू प्रूव कि कहीं ना कहीं मोदी जी के पास एक बड़ा नैरेटिव है जिसमें वो ये तय कर लेते हैं कि उन्हें अब की चुनाव किस रणनीति पर लड़ना है। देश की व्यापक और बड़ी ब्रॉडर जनता इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेती है। अब पेच फंसाने वाले पेच समझे। हमें ये नज़र आ रहा है कि अगर हिंदुत्व का एक बड़ा वोट बैंक इस बार भी नरेंद्र मोदी अपने पाले में कर लेंगे तो दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है उनको रोकने वाला। फिर हम आज के बयानों के बारे में चर्चा करेंगे जी। आज कांग्रेस के एक नेता ने बड़ा बयान दिया है, इजराइल अंसारी जी। उन्होंने बयान दिया कि जदयू वाले कुछ भी बोलते रहे लेकिन पीएम उम्मीदवार हमारे राहुल गांधी नहीं होंगे। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि कांग्रेस नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है किसी भी एक्सपेक्ट में। मतलब जरूरी नहीं है कि कोई ऊपर की कुर्सी पर हो तो वो मालिक ही हो, मैनेजर हो सकता है, सब मैनेजर हो सकता है, कोऑर्डिनेटर हो सकता है, कन्वेनर हो सकता है, लेकिन इसमें से कोई भी पद नीतीश कुमार को देने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। अकेले अगर दे भी रही कोई पद तो उसके लिए कई और वैकल्पिक रास्ते तैयार हैं। तो आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइए, क्या नीतीश कुमार को लेकर इंडिया गठबंधन केवल एक ऐसा नैरेटिव बनाकर चल रहा है जिसमें नीतीश के विकल्प के तौर पर कोई दूर देश भर में नहीं है? ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। हमने बिहार में देखा, हमने बेंगलोर में देखा, हमने मुंबई में देखा कि कई ऐसे दल हैं जो नीतीश से कहीं बड़े हैं और कई व्यापक बड़े जनाधार को वो अपने पाले में करने की कोशिश करते हैं। नीतीश के पास खासियत क्या है कि पूरे देश भर में नीतीश कुमार ने दो बड़ी बातें की हैं। एक, नीतीश एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस बड़े गठबंधन को उसकी कल्पना उन्होंने अपने लेवल पे की और उसके लिए कुर्बानी दी कि हम भाजपा को छोड़ रहे हैं जो केंद्र की सत्ता में है। दूसरा, नीतीश कुमार ने इस बात को लेकर भी खुद तो नहीं कहा लेकिन उनके नेताओं ने कहा कि ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक जो नीतीश कुमार के पक्ष में हर बार चला जाता है वो नीतीश के साथ है, केवल बिहार में नहीं देश भर में। इसलिए फुलपुर की बात चल रही है। सरदार पटेल हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, सम्राट अशोक हो, सभी का कहीं ना कहीं लिंक नीतीश कुमार के वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। और नीतीश अगर मौर्य, चंद्रगुप्त इन सब की बात करते हैं, सबको एक साथ लेके चलने की बात करते हैं और इस वोट बैंक की व्यापकता को समझते हुए देश भर में इसे अगर एक्सपैंड करते हैं तो आप जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी से कहीं बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के पक्ष में चला जाता है। जब ये सारा कुछ बात मान लीजिए कि इतने बड़े व्यापक स्तर पे वोट हैं तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं चाहती कि भाई नीतीश कुमार को ही बनाया जाए? क्यों नहीं मतलब प्रेजेंट कर रही है पीएम उम्मीदवार? कांग्रेस की अपनी मजबूरी है। देखिए, आप पिछले मोदी के प्रादुर्भाव से पहले चले जाइए। कांग्रेस ने जब जब किसी क्षेत्रीय पार्टी पर भरोसा किया है और उसके मुखिया को या उस पार्टी को अपने साथ पूरी इज्जत के साथ लिया है तो वो पार्टी हमेशा कांग्रेस पर बहुत भारी पड़ने की कोशिश करने लगी उस पार्टी ने और उसका खामियाजा हर बार कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। कांग्रेस ऐसी किसी पार्टी को अपने समानांतर ताकत देने के पक्ष में नहीं है।
जी। खास तौर पर नीतीश जैसी पार्टी, जिस पार्टी पर, जिस नेता पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा भरोसा सकता, नहीं किया जा सकता। वो अविश्वसनीय है। आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार ने ये ऑल द मोर रीजंस हमें दिया है कि नीतीश पलट सकते हैं। तो नीतीश के पलटने की गारंटी ना आप लीजिएगा, ना मैं लूंगा, ना तेजस्वी यादव लेंगे, ना भाजपा कोई नेता लेगा। ऐसे में आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार उस कुर्सी लायक हैं जिसके लिए तेजस्वी यादव, लालू यादव, ललन सिंह एक बार उन्हें प्रमोट कर रहे थे? असंभव है, क्योंकि सब अविश्वसनीय कार्य नीतीश कुमार कर रहे हैं। जैसा लालू प्रसाद यादव ने बनाया है पार्टी को लेकर के, वो एक स्क्रिप्ट जो तैयार हुई थी, इस स्क्रिप्ट में नीतीश ने कहीं ना कहीं वो क्रॉस लगा दिया कि भाई हम अपने स्क्रिप्ट पे चलेंगे। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने लगभग जो एक प्लान बना था उस प्लान को भी मैंने असमंजस में डाल दिया, और आगे भी ऐसा कोई प्लान बने जिसमें नीतीश कुमार महत्वपूर्ण भूमिका में हो, वो भी संभव नहीं लग रहा है। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा बार बार दिया गया बयान, ये इसराइल मंसूरी का बयान, क्या नाम है, इस्राइल मंसूरी, हाँ जो भी इनका नाम हो, इनके द्वारा दिया गया बयान ये केवल एक मैं कहूँगा पार्ट ऑफ इट है, मतलब वो जो लार्जर स्टोरी है जिसका उसका एक हिस्सा है। आप किसी भी निबंध को, किसी भी स्टोरी को 4-5 हिस्सों में बांटते हैं, तो उसका एक बड़ा हिस्सा ये इस्राइल मंसूरी का बयान है। लेकिन जान लीजिए नीतीश कुमार निश्चित तौर पर एक वैकल्पिक रणनीति पर काम करने लगे हैं, जिसमें न ललन सिंह उनको हो सकता है, न किसी और नेता का हो सकता है। उन्हें बस G20 में जाने के बाद जो एक पॉपुलर नैरेटिव बना है कि नीतीश जा सकते हैं भाजपा के साथ, उस पर काम करना है। तो ये नीतीश के लिए बड़ा आसान है, क्योंकि नीतीश सर्वोच्च कुर्सी पर बिहार के हैं, उनके लिए खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। वो आज अगर भाजपा के साथ कुछ तय कर लें तो खोना तो भाजपा को पड़ेगा। जी, यही सवाल मेरा था कि अगर नीतीश कुमार को बीजेपी बुलाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ तो नीतीश आ जाएंगे एनडीए गठबंधन, लेकिन कहीं ना कहीं फायदा कहीं आरजेडी को ना चला जाए, क्योंकि क्रेडिट भाजपा का भी तो खराब होगा कि बार बार पलटी मार लेते हैं, बीजेपी एक्सेप्ट कर लेती है। आरजेडी ने भी वो खो दिया मौका जो उन्हें मौका 2020 में मिला था। ये 24 में फिर मिलता, 25 में मिलता, 26 में मिलता, 28 में मिलता, 29 में मिलता, ये मिलता। लेकिन तेजस्वी यादव ने जनता के दिए गए फैसले को चुनौती देकर नीतीश कुमार के साथ जाकर, और वो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री कुर्सी उसे छोड़कर नीतीश कुमार की तरफ ये एहसास करा दिया कि मुझे मुख्यमंत्री बनने की जरूरत नहीं है, मैं केवल सत्ता में आना चाहता हूँ। ये नैरेटिव जनता के बीच गया होगा। और नीतीश कुमार को लेकर चाहे चिराग पासवान का बयान हो कि बच्चा बच्चा जानता है कि नीतीश कुमार कहाँ जाने वाले हैं, किधर आने वाले हैं जी। मांझी का आगे बढ़ के बयान देना हो कि वो आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आज तो मैं ये मतलब एक गंभीर और जिम्मेवार पत्रकार के तौर पर, हालांकि मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं के चलते मैं अपनी राजनीतिक समझ को कम ऊपर नहीं करता हूं, और उनके बयान पर मैं बेस करके कभी विश्लेषण नहीं करता हूं। लेकिन चूंकि मुझे आज विश्वास है कि उपेंद्र कुशवाहा खुद नहीं बोल रहे हैं, परिस्थितियां उनसे बुलवा रही हैं, इसलिए बयान दिया कि भाई हमने तो पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार ही, 1-2 बयान दिए हैं। नीतीश दबाव में है, ललन सिंह पार्टी तोड़ सकते हैं, एक विरोध नीतीश के खिलाफ हो सकता है। मुझे नीतीश के से कोई दिक्कत नहीं है, नीतीश एनडीए में आ जाए तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। नीतीश एनडीए के लिए थोड़ा भी बहुत लेकिन उपयोगी होंगे। ये 5 बड़े बातें हैं जी। उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता जो मौका परस्त नेता है, मैं मौसम वैज्ञानिक नहीं कहूंगा, वो एक ही थे, रामविलास पासवान, ये मौका परस्त है उपेंद्र कुशवाहा। और इनको अगर लगता है कि नीतीश कुमार आने वाले हैं और इनको लेकर 5 बड़ी बातें ये कर देते हैं, तो मैं श्योर मान के चलता हूं कि नीतीश कुमार आने ही वाले हैं एनडीए गठबंधन में, और उसको लेकर तैयारी सभी ने शुरू कर दी है। चिराग का क्या होगा, कल हमने पंचनामा में ये बात स्पष्ट करने की कोशिश की थी। तेजस्वी ने इशारा तो कर ही दिया है चिराग के लिए, निश्चित तौर पर हम इधर अगर दिक्कत है तो इधर आप आ सकते हैं, उनको कोई दिक्कत। हम और आप कौन होते हैं चिराग का भविष्य तय करने वाले? चिराग ऑलरेडी बहुत समस्याओं में है और उन्हें लगता है तो वो खुद तय करें, हम आप कौन होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इतना जान लीजिए
कि चिराग पासवान का भविष्य नीतीश के आने पर एनडीए में बहुत संकट के बादलों में चला जाता है, जैसे कि फिलहाल मैच का स्थिति है। बारिश होने लगा। हाँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि नीतीश कुमार के आने से सबसे ज्यादा घाटा किसका होने वाला था, ये किसने कहा था, मैं खैर नाम नहीं जानना चाहूंगा, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश आएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा को क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा उससे तेज निकले। उपेंद्र कुशवाहा ने उसके खिलाफ एक पॉपुलर ओपिनियन के खिलाफ अनपॉपुलर बयान दिया और उन्होंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं नीतीश कुमार के आने से। 5 बड़ी बातें हैं जो आज उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया, जिससे स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार के आने से उपेंद्र कुशवाहा को कोई दिक्कत नहीं है। और कांग्रेस ने इसके अगेंस्ट में बयान देकर ये साबित कर दिया कि भाई इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के लिए बहुत संभावना है नहीं। यूपीए बनते जा रहा है इंडिया कह दिया तो कह दिया। देखिए रत्नेश जी, वो यूपीए ही है। इंडिया उसका नाम रख देने से वो इंडिया नहीं बन जाएगा। इंडिया तो नीतीश कुमार को पसंद भी नहीं है नाम, बिल्कुल वो नाम पसंद नहीं है। और वो यूपीए ही है, वो अंतिम समय तक यूपीए ही रहेगा। और उसका मकसद 2029 के चुनाव में नरेंद्र मोदी या जो भी समकालीन नेता हो उनको चुनौती देना है। 24 लड़के लड़ाई में उन लोगों का मकसद नहीं। हाँ, अब यहाँ एक बात स्थापित जरूर होता है कि अगर नीतीश कुमार इस इंडिया गठबंधन के नेता नहीं है, संयोजक, पीएम कैंडिडेट अगर वो नहीं है, तो आपको याद होगा उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा है कि मैं तब भी मानता था कि नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट है, आज भी इस बात से कोई मने विरोधाभास नहीं है। बिल्कुल। तो अगर एनडीए का सहयोगी मानता कि नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट है, इंडिया के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा नहीं मानना। कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा, वहाँ पे असंभव है। चलिए, तो एक अंतिम प्रश्न कि नीतीश कुमार ने अगली बैठक इंडिया के होने से पूर्व में फुल एंड फाइनल कर लिया, तब तो बैठक भी कर रहे हैं, तो ये फुल एंड फाइनल माना जाए कि इस बार नीतीश कुमार का अंतिम फैसला होगा कि भाई बनाओ नहीं तो छोड़ेंगे अब हम? अक्टूबर में रैली करनी पड़ेगी पटना में। पटना में, बिहार में, जहां भी नीतीश चाहे जी। ये तो नीतीश कुमार ने तय कर दिया। संजय ने कह दिया ना कल कि हम मध्य प्रदेश में नहीं करेंगे जिससे कांग्रेस को फायदा होगा विधानसभा में। हम ऐसी जगह करेंगे जहां विधानसभा चुनाव आसपास नहीं है। आइए भरिए, पटना में आइए, पटना में आइए, पूर्णिया में आइए, बेगूसराय में आइए, मुंगेर में आइए, फरिया लीजिए, यहाँ रैली कीजिए और नरेंद्र मोदी के खिलाफ भीड़ जुटा के दिखा दीजिए। हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश के पास बहुत ऑप्शन है। एमपी नहीं जाने देंगे आपको, संभव ही नहीं है। चलिए, तो नीतीश कुमार ने फुल एंड फाइनल जो अपना स्टैंड होता है, जो एक चीज़ें जो इंडिया गठबंधन में चल रही हैं वो क्लियर कर दिया है। इस तमाम विषयों पर हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर ने पूरा चीड़-फाड़ करके बता दिया कि भाई संभावनाएं कैसी जताई जा रही हैं। फिलहाल पंचनामा में इतना ही। ऐसे ही तमाम चर्चाएं लगातार हम करते रहेंगे। देखते रहिए पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।